हरिओम दादा। आज हम हमेशा की तरह ईश्वर की प्रार्थना करके अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिन गुरुवर्यों ने मुझे सिखाया, मेरे जीवन को शेप दिया, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे। जिस विषय को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं, उसका आधार है रामचरितमानस। रामचरितमानस जीवन को दिशा देने के लिए एक अलौकिक ग्रंथ है। उसमें शंकर और पार्वती जी की एक प्रार्थना दी है, उसको कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वर। इसका मतलब होता है, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। हम लोग कई सालों से ये तो बात निश्चित हमारे अनुभव में आई है कि बिना ईश्वर की इच्छा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। और इसलिए किसी कार्य की शुरुआत करने पूर्व हम ईश्वर को याद करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अंदर झांकने की कोशिश करते हैं जहां ईश्वरीय क्षेत्र है। उसी तरह आज भी हम एक 5 मिनट का ध्यान देंगे और ध्यान के पश्चात फिर हम अपने विषय की शुरुआत। मैंने कहा था कि रामचरितमानस एक साधना का ग्रंथ है। और साधना कौन सी? तप, सेवा और सुमिरन। तप का संबंध खाने न खाने से है, सेवा का संबंध देने से है, और सुमिरन का संबंध ईश्वर से नाता जोड़ने से। और इसी सुमिरन को हम अपने हर क्लास में प्रैक्टिकल के तौर पे अपना, ताकि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इस सुमिरन को भी ना भूले। हालांकि इसी को हमारे जीवन की, हमारे रोजमर्रा दिन की शुरुआत साधना से हो, सुमिरन से हो, मेडिटेशन से हो, यह हम प्रयास कर। जैसे घर के बाहर निकलने के पहले ईश्वर को नमन करते हैं, बुजुर्गों को नमन करते हैं, उनके आशीर्वाद और इच्छा हम शिरोधार्य मानते हुए और अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, वैसे ही हम ध्यान से अपने जीवन की, अपने क्लास की हम शुरुआत करें। सर्वप्रथम आंखों का चश्मा उतारे, आंखें बंद कर दे। न कुछ करना है, न कुछ करने की सोच। मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लोगों को आंखों बंद करने के बाद कई कार्य की याद आती है, बहुत सी चीजें याद आती कि आज मुझे दिन में क्या करना। तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक डायरी लेके उसको नोट कर लिया करे, मगर दोबारा डायरी खोल के देखना। उसके भी कारण मैंने इसके पहले। साथ ही साथ मन को एकाग्र करने हेतु, ईश्वर चरण में नतमस्तक होने के हेतु ईश्वर का, गुरुवर्यों का नाम ले। धीरे धीरे नाम की गति कम हो, दो नाम के बीच में अंतर बढ़ता जाए, और बाद में
नाम समाप्त हो, ईश्वर चरण में आपका मन लग जाएगा, मन शांत हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा। श्री राम। श्री राम। दोनों हाथों को रगड़े, चेहरे से हाथों को घुमा और धीरे धीरे आंखों को। मैं एक खास बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम ध्यान जो करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं? मैंने एक किताब में पढ़ा था, अपने जीवन में भी उतारा।
अनुभव भी किया। एक छोटा सा किताब है, हालांकि मुझे वो मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ रखा है, मिलेगा तो मैं उसको अगली बार पढ़कर सुनाऊंगा। उस किताब में लिखा हुआ है कि मैं ईश्वर को केवल 3 लफ्ज में समझा सकता हूं, मगर 3 लफ्ज में समझाना थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं केवल 3 सेंटेंस में ईश्वर को आपको समझा। किताब मिलने पर मैं उस लेखक के लफ्ज में पढ़ के आपको सुनाऊंगा, मगर आज केवल इतना ही कहता हूं कि गॉड इज द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। गॉड इज द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। दुनिया के हर समस्या का समाधान केवल और केवल ईश्वर में ही निहित। हम ध्यान करते हैं, मैं कई बार उस किताब में पढ़ते हुए मैंने एक सॉल्यूशन भी उस लेखक ने दिया हुआ है कि जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो आंखें बंद करके उस ईश्वर के माथे पे उस समस्या को डाल दो और आप कुछ न करो, आंखें बंद करके शांत हो जाओ। उस प्रश्न को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा वातावरण उस समस्या से भर जाएगा। सॉल्यूशन कहां से आएगा? ईश्वर को बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती, वैसा भाव पैदा होना चाहिए, मन से ईश्वर को आवाहन किया जाना चाहिए और उस ईश्वर के दरबार में उस प्रश्न को, उस समस्या को डाल देना चाहिए और आप अलग हो जाने चाहिए। जैसा मैं कहता हूं कि ध्यान में बैठने के पूर्व एक डायरी पेन साथ में रखें। अगर कोई आपके दिमाग में विचार आता है तो डायरी में नोट करें। हो सकता है कि 5 बार 10 बार आपके दिमाग में प्रश्न आए, अधूरे काम आपको याद आ जाए, आज मुझे क्या करना है यह समझ में आ जाए, आप नोट करते जाइए, कोई परवाह नहीं। ये सिलसिला चंद दिनों का, चंद महीनों का है, मगर वो डायरी लिखने के बाद उसको खोलकर दोबारा देखना नहीं। डायरी लिखना इसलिए है कि दिमाग में आए हुए विचारों को अनलोड करना, निकाल देना। एक प्रश्न लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, 10 प्रश्न लिखने के बाद में अगर दोबारा हम पढ़ते हैं तो हम एक साथ 10 प्रश्न अपने दिमाग में फिर वापस डाल देते, जो जिसको हिंदी में कूड़ा कचरा कहा जाता है। ये कूड़ा कचरा निकल जाना, धीरे धीरे मन शांत। ईश्वर के दरबार में सवाल डाल दिए, आप स्थितप्रज्ञ हो गए, आंखें बंद कर दी और केवल ईश्वरीय दरबार में प्रवेश किया अंदर और भूल गए। ईश्वर कभी नहीं भूलते, ईश्वर कभी नहीं भूलते। इस विश्व में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, वो केवल स्कैटर्ड होती है, उसके विभाजन होते हैं, टुकड़े होते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने लिखा हुआ है कि ऐसे प्रयोग किया जाए कि कृष्ण की बजाई हुई बांसुरी आज भी हमें सुनने को मिले, ये संभव है। इस विश्व में बांसुरी के कई हजारों लाखों टुकड़े हो चुके हैं और विश्व में उस बांसुरी के स्वर विभाजित है। उसको केवल जोड़ने की जरूरत है। जैसे हम रेडियो लगाते हैं, ट्यून करते हैं, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, केवल ट्यूनिंग की आवश्यकता है। उसी प्रकार से अगर ये ट्यून करने वाली मशीनरी अगर निकल जाए तो श्री कृष्ण की बांसुरी आज भी हम सुन सकते। आज भी वे गैया कृष्ण की बांसुरी सुन के उसके पीछे दौड़ सकते। और इसीलिए ईश्वर के दरबार में सवाल डाल दीजिए, आप भूल जाइए। ईश्वर अपना कार्य रूबरू करने की कोशिश करता है, उसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका कारण है वह विश्व पिता है और पिता को अपने चेलों के प्रति लगाव होता है। और इसीलिए मैंने यह विचार आज आपके सामने रखा।
अभी हम मुख्य विषय की तरफ दौड़ते हैं, उसके पहले एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने मैं रखूंगा। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी। एक व्यक्ति मेरे यहाँ आए थे जो स्वयं संगीत में पीएचडी हैं, हमारे यहाँ के सीताबाई आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर है संगीत के। उन्होंने किताब लिखा है, वो किताब मुझे गिफ्ट करने वो आए थे। 1-1.5 साल पहले की बात है, जब वो अपने पत्नी के साथ मेरे यहाँ आए थे। उनके सर में एक भी बाल नहीं, यहां तक ये जो आईलिड हम लोग बोलते हैं, मूछे, दाढ़ी, सब बाल उड़ चुके, चिकना, कोई बालों का नामो निशान नहीं। और वो समस्या लेके मेरे पास, ये हालांकि मेरे जीवन का दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण मैंने गई टाइम बताया था आपको। और कल मैंने उनके फोटो निकाले, जो बाल आए हैं उसके पूरी फोटो निकाल के कल मैंने उसको पोस्ट किया था। आज मैं केवल उदाहरण के तौर पे, हालांकि प्रक्रिया क्या की उसको हम आगे देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको विषयांतर नहीं होना चाहिए। और यह बात याद रखें कि इस निसर्ग में अकाली अगर कोई चीज होती है तो निसर्ग उसको सुधारने में सक्षम है, केवल ढूंढना पड़ता है। आज उनके सर पे पूर्णतः बाल आ चुके हैं। कॉलेज में उनको आश्चर्य से देखा जाता है, ये बाल कैसे है। जो व्यक्ति नर्वस हो चुका था और नर्वस होने के बाद किसी ने कहा इसलिए मेरे यहाँ आए थे, आज उसका उनको लाभ मिला है। और मैं इस ईश्वर को और यह निसर्ग को धन्यवाद देता। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने अभी तक 12 पद्धति में 10 सारों का अध्ययन किया, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। 10 सार कौन से हैं आप जानते हैं। रामकृष्ण दादा ने मुझसे कल बात की थी कि अपने को भी किताब लिखना शुरू करना है, और मैं उस सिलसिले में तैयारी में लगा हूं। मेरा अनुभव 12 का महत्व, उसको लेने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग उसमें जानकारी डालने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा जो आज का विषय है, हमारा मुख्य विषय आप जानते हो, स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास। शरीर में स्वास्थ्य हो तो विकास होने में काफी सहायक होता है। उसके अंतर्गत आज हम बुखार के संबंध में कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करें। बुखार यह विषय मैंने आज इसलिए भी लिया है कि गए क्लास में मुझे एक सवाल किया गया था, और उसके पश्चात हमारे एक साथी ने मुझे एक वीडियो भी भेजा था। उस वीडियो को देखने के बाद उसमें कुछ अधूरापन मुझे महसूस हुआ। उसको हालांकि मैं गलत नहीं बोलूंगा, मगर अधूरापन महसूस होने के कारण मैंने यह सोचा कि गलत धारणा समाज में नहीं जानी चाहिए। सही विचार, सही अप्रोच और सही सॉल्यूशन, एक्यूरेट अगर समाज में पहुंचे तो समाज कल्याण होने में आसानी हो। मेरा जो मूल मंत्र या मूल सोच मैंने आपके सामने जो रखी थी, उसको मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, और उसके बाद फिर बुखार के संबंध में हम लोग बात करें। हम जो भी खाना खाते हैं उसे मल मूत्र पसीना ये चीजें बनती, इसको हम लोग वेस्ट मटेरियल बोलते। जैसे पहले चूल्हा चलता था, धुआं निकलता था कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी राख बनती थी, नीचे से हम लोग राख साफ कर देते थे ताकि अग्नि प्रज्वलित। वैसे जो भी हम लोग खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो हजम होता है और 4 शरीर के आउटलेट्स के माध्यम से विकारों को या वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंका जाता है। 4 आउटलेट्स कौन से, यह भी मैंने आपको बताया था। मूत्र का मार्ग, शौच का मार्ग, पसीने का मार्ग यानी चमड़ी, और कफ फेंकने का मार्ग।
ये 4 आउटलेट्स के माध्यम से विकार बाहर फेंके जाते हैं और शरीर स्वस्थ बनता है। इसमें मैंने एक बात और जोड़ी थी कि अगर मान के चलिए कि हमने 1 किलो अनाज खाया, तो मल मूत्र पसीना जो भी कुछ बनता है उसका भी वजन वजन अगर नापा जाए तो वो भी 1 किलो के बराबर होना चाहिए। दुनिया में नष्ट कोई भी चीज नहीं होती, उसका स्वरूप बदलता है, मैंने पहले बोला। मगर ऐसा नहीं होता। 1 किलो अनाज खाया, कहीं ना कहीं 800 850 ग्राम बाहर फेंका गया और बचा हुआ 100 150 ग्राम। हालांकि शरीर के हर शरीर की एक्टिविटी निर्भर करती है उसके स्वास्थ्य पर। मान के चलिए 100 150 ग्राम बच गया, वो कहां जाएगा? वो शरीर के अलग अलग अंगों में जाके छुप जाता है, उन अंगों के असर करता है और उस अंग को कमजोर करता है, उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन करता है। जैसे मैंने पैंक्रियाज के संबंध में मैंने पहले की थी कि मैं यहाँ एक कंपनी का मैनेजर, जहां पे दवाइयां बनती है, वह आया था। उसे पता नहीं किसने क्या कहा, मुझे मिलने वो आया और उसने अपनी कुछ समस्या भी रखी और मैंने अपना एक सवाल उनके सामने रखा कि डायबिटीज होने की वजह क्या आप बता सकते हैं? हालांकि कई वजह है। हम जब उस डिसीज के संबंध में जब हमने पहले बात की थी तो उसकी वजह भी हमने बताई थी, मगर एक खास वजह उन्होंने मुझे जो बताई वह मैं, क्योंकि आज का विषय है इसलिए मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। एसिडिटी के तौर पे जो भी चीजें केमिकल्स हम लोग खाते हैं, पैंक्रियाज के ऊपर उसका लेयर फॉर्मेशन होता है और लेयर फॉर्मेशन होने से पैंक्रियाज की एक्टिविटी, वैसे ही शुगर के कारण शुगर जब किडनी से फिल्टर होती है पेशाब के माध्यम से, तो किडनी के ऊपर शुगर का लेयर फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब चाय की छलनी जब छलते छलते उसके चाय के कण उसमें फंस जाते हैं तो चाय छलना कम होता है, हम उसको पटकते हैं और चाय छलना शुरू होता है। कहने का मतलब ये किडनी के ऊपर जो असर या उसका लेयर फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में किडनी ब्लॉक हो गई ऐसा कहा जाता है और इसका कोई इलाज नहीं, यही कहा जाता है। अगर इलाज नहीं है तो इलाज ढूंढने के पूर्व किडनी ब्लॉक ना हो इसकी व्यवस्था करें, क्या बुरा है? तो कहने का मतलब यह है कि शरीर के कोई भी अंग, जो 4 आउटलेट्स मैंने बताए हैं, वो कोई भी परिस्थिति में ब्लॉक नहीं होने चाहिए, वो एक्टिव होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। कि जो भी हमने खाया है, पेशाब क्लियर हो, शौच क्लियर हो, स्किन के माध्यम से जो भी पसीने के माध्यम से जो भी सॉल्ट्स या जो भी चीजें बाहर निकलने हैं वो सही ढंग से निकले। और कब अगर बनता भी है, बनता तो है ही, कब बनता भी है और बनने की दो ही वजह मैंने बताई, फैट और स्टार्च। फैट और स्टार्च के माध्यम से कब बनता है, तो कब बन गया है, लंग्स में एक्यूमुलेटेड है, सांस नलिका में फंसा हुआ है, वह निकल जाना चाहिए। कहने का मतलब ये 4 आउटलेट्स अगर हमारे एक्टिव हेल्दी है तो विकार का जमावड़ा शरीर के अंदर से कम हो जाए। जमावड़ा होगा है तो जमावड़ा तो होता ही है, मगर कम से कम हो। 1 किलो अनाज खाया तो कम से कम 900 ग्राम, 950 ग्राम और धीरे धीरे 1000 ग्राम पूरा का पूरा
बाहर निकल जाए टॉक्सिन के रूप में, और हमारे शरीर को तंदुरुस्त रख के शरीर के अंदर कोई भी समस्या न रहे। क्या ऐसे संभव है? यह सवाल आप अपने आप को पूछिए और मुझे भी पूछिए। मेरा जवाब हाँ से रहे, यह संभव। और इसीलिए मेरा जो अगला टॉपिक रहेगा कि शरीर के जो आउटलेट्स जो मैंने 4 आपको बताए, उनको हेल्दी कैसे बनाया जाए, उनको एक्टिव कैसे बनाया जाए, और उनको सुचारू रूप से कार्यरत रहने के लिए हमें क्या करना होगा, ये मेरा अगला सब्जेक्ट रहने वाला। साथ ही साथ हम लोग योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर को शेप देने की कोशिश करते हैं व्यायाम के माध्यम से। इसका शरीर पे क्या असर होता है, यह भी मेरा एक टॉपिक रहेगा। शरीर के अंदर डेफिशिएंसी फॉर्म होती है। डेफिशिएंसी कई वजह है। बादाम का हलवा खाया और शरीर को लगा ही नहीं, सोचने वाली बात है। फिर हम दोष किसको देते हैं? वो बादाम में कुछ बचा ही नहीं अभी। जो भी हम अनाज खाते हैं उसमें कुछ भी बचा नहीं, सब नष्ट हो गया। शरीर की तरफ दोष क्यों नहीं देते? हमारे शरीर में क्या डिफिशियंसी है, हमारे ऑर्गन जो है वो कहाँ कम पड़ रहे हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, इसके ऊपर फोकस करना आज जरूरी। वातावरण को दोष देने के जगह पे हमारे शरीर ना दुरुस्त क्यों हुआ है, उसको तंदुरुस्त कैसे किया जाए, इसके तरफ हमको ज्यादा ख्याल रखना। कई बार हम देखते हैं कि अभी मानसून शुरू होने वाला है, आप जानते हो। हम लोग घर के अंदर बैठे रहते, बारिश बाहर शुरू होती है और तुरंत छींके आना शुरू हो जाती है और सर्दी हो जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मैं बरसात में कल घूमा था और थोड़ा सा भीगने के कारण मुझे सर्दी हो गई। कोई ये कहता है कि भाई खांसी खांसने वाला व्यक्ति मेरे यहाँ आया था, उस समय बात कर रहा था और मुझे खांसी हो गई। हर व्यक्ति बाहरी दुनिया को दोष देता है, अंदर की दुनिया को भूल जाता है। हमारे खान पान पद्धति में क्या दोष है, हम क्या गलत धारणा से जी रहे हैं, इसके तरफ कोई ख्याल नहीं करने को तैयार। हमेशा दोष दूसरे का। बहू आने के बाद में सास भी बहू को ही दोष देती है, जब से तू आई ऐसे ऐसे हो रहा है। एकदम गलत। दोषों को बाहर ढूंढना छोड़ दीजिए, अंदर झांकिए, कितने दोष अंदर पड़े हुए हैं। विचार करिए, विचारों में कितने दोष पड़े हुए हैं। अगर ये हम सोचें तो ये निश्चित ये लगेगा कि बाहरी दुनिया बहुत अच्छी है, सब दोष मेरे अंदर ही पड़े हुए। सुधार बाहर दुनिया में सुधारना लाने के बजाय अपनी एनर्जी वेस्ट करने के जगह पे अपने विचारों में बदलाव लाने के लिए कोशिश करें। आप बदले, आपका नजरिया बदला, दुनिया बदली हुई आप पाएंगे। ऐसे कहा जाता है कि जिसको जॉन्डिस या पीलिया होता है उसको बाहरी वातावरण पूरा पीला दिखता। काला चश्मा पहने को तो काला ही दिखेगा। मेरा ये कहने का मतलब यह है कि हम अंदर झांकें, ईश्वरीय दरबार में प्रवेश करें। मोबाइल को तो नियम से चार्ज करते हो, अपने आप को भी चार्ज करने की आदत। आप पाएंगे कि सभी दोष मेरे अंदर, मेरी जीवन पद्धति गलत तरीके से मैं जी रहा हूं, गलत विचार कर रहा हूं। और जब ये आप पाएंगे तो सॉल्यूशन तो एट हैंड अवेलेबल है। गॉड इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा कि जीवन की समस्याओं के ऊपर ईश्वर कैसे सॉल्यूशन निकालता है। इसके भी मेरे पास सैकड़ों उदाहरण, अपने व्यक्तिगत जीवन, बाहर के लिए वो लोगों के जीवन के तो है ही, मगर मैं जब तक अपने जीवन का मैं घटना आपको नहीं बताऊंगा, मुझे तसल्ली नहीं। दूसरे के जीवन की घटना ये मेरे लिए कहां तक लागू होगी? मेरा शरीर अलग, मेरी सोच अलग, और इसीलिए मेरी जीवन की समस्या और मेरी जीवन के समस्या का समाधान मेरे ही पास है, अंदर पड़ा हुआ।
मुझे केवल सर्च करने की जरूरत है, सर्च करूंगा, सॉल्यूशन इज एट हैंड। गॉड इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। इसलिए ध्यान का अपना महत्व है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बुखार के संबंध में मैंने आपसे बात, वास्तव में एक मैं उसके लिए एक उदाहरण आपको दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये हमेशा कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं आप तुमको आजादी दूंगा। आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूं। मेडिकल फील्ड में जो एमडी एफआरसीएस डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने नेचुरोपैथी या नेचर क्योर में रिसर्च किया है, उनका यही सेंटेंस है, तुम मुझे टेम्परेचर दो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का जब बढ़ जाता है तो सर्वप्रथम असर क्या होता है, वह शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को जला देता है। तो तुम मुझे टेम्परेचर दो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। टॉक्सिन जलने के बाद बॉडी अपने आप स्वस्थ हो जाती है। रोमैटिक आर्थराइटिस, संधिवात, इसमें बॉडी में टेम्परेचर आता है। बॉडी अगर टेम्परेचर बगैर दवाई के हम टेम्परेचर को निकाल देते हैं तो संधिवात की जो समस्या है उसमें काफी कुछ राहत मिल जाती है। अकड़न कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है, लाली कम हो जाती है, अंगार जो बोलते हैं हम लोग वो कम होता है। यही सेंटेंस बुखार में भी लागू। बुखार जब चढ़ता है तो अगर हम बच्चों की से शुरुआत करें, मान के चलिए हम बच्चों से हम शुरुआत करें। अब मुझे भी नाती पोती है, उनका भी मैंने ऑब्जर्वेशन लिया है, मेरे बच्चों का भी बचपन में ऑब्जर्वेशन लिया है। बच्चों के जीवन में पैदा होने के बाद जो पहला बुखार आता है वो केवल बदन गर्म रहता है, केवल। आप लोग जानते हो कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.4 डिग्री, ये नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। मेरे प्रैक्टिस का मेरा एक अनुभव है, मैं पेशेंट को थर्मामीटर लगा के जब टेम्परेचर नापता हूं तो कई पेशेंट्स में मैंने पाया है कि 98.4 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता, वो एक तो 98 होता है या 98 के नीचे चला जाता। कई महिलाओं में खासकर मैंने देखा। मैं जब हिस्ट्री लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि बुखार उतारने की कई दवाइयां इन्होंने इसके पहले ली, और जब जब बुखार चढ़ता है वो दवाइयां खाते रहते हैं। सो 98.4 डिग्री टेम्परेचर 98 के अंदर चला जाए। फिर मैं सवाल करता हूं कि आपको ठंडी ज्यादा लगती है कि गर्मी ज्यादा लगती है, तो वो बोलते गर्मी अच्छी लगती है, ठंडी ज्यादा लगती है। कि बॉडी टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो वातावरण की ठंडक महसूस होती है। तो कहने का मतलब हमारा नुकसान अपने हाथों से हमने की। एक बात पक्की है कि शुरुआत हमेशा बच्चों में सौम्य प्रमाण में होगी। जैसे 98.4 के जगह 99 टेम्परेचर या उससे भी कम हो जाएगा, बदन गर्म बच्चों का लगेगा, और आपको केवल यही करना है कि ठंडे पानी की पट्टी यानी एक हैंड टॉवल गिला करिए, पानी निकाल दीजिए और बदन को पोंछ दीजिए। फायदा क्या हो गया कि स्किन के पोर्स ओपन हो जाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर बाहर निकल जाएगा। यहां से शुरुआत करें। अगर हम दवाई से करेंगे तो 99 डिग्री टेम्परेचर पहली बार जो दब गया दवाई के माध्यम से, अगली बार वो 99.5 हो जाएगा। फिर आप दवाई देंगे, उसके बाद 900 हो जाएगा। फिर आप दवाई देंगे, 100 के ऊपर चला जाएगा, और हालत यह हो जाएगी कि टेम्परेचर सडनली बढ़ेगा और दवाई देने के बाद सडनली कम। और यही अच्छा लक्षण नहीं। मैं हमेशा देखता हूं अगर मुझे टेम्परेचर आ जाए तो 101 से ऊपर नहीं जाता। मैं सर्विस में भी था तो 101 टेम्परेचर में काम करता था। 101 टेम्परेचर में नहा लेता था, बॉडी का टेम्परेचर उतार देता था। 101 टेम्परेचर में एनिमा लेता था। कहने का मतलब यह है कि टॉक्सिन को बाहर निकालने की मैं कोशिश करता था और बॉडी टेम्परेचर डाउन होता।
हालांकि एक बात हमेशा मैं रिपीट करता हूं और वह आपको नहीं भूलना है, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेना आवश्यक। 100 डिग्री टेम्परेचर तो कोई डरने की बात नहीं, 100 से कुछ भी नहीं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। स्पंजिंग करिए गुनगुने पानी से या ठंडे पानी से और बॉडी टेम्परेचर उतर जाए। उसके बाद में हमारे 12 क्षार में से क्या लेना है यह भी मैं आपको बताऊं। शुरुआत तो कम से कम 12 क्षार से कर। पहला जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मेरे सामने है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। वो बिल्कुल याद रखने लायक होता है। जहां गलत हो रहा है वह सही करने की मेरी कोशिश, और इसीलिए 4 आउटलेट्स का मैंने आज दोबारा जिक्र किया। बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एंटायर बॉडी में बढ़ता है, और बॉडी टेम्परेचर जब डाउन होता है तो एंटायर बॉडी से डाउन होता है। हालांकि 2 जगह ऐसी है, ये माथा और बड़ा पेट, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर, और मुंह में जीभ, जीभ जो बोलेंगे मुंह, इसमें भी टेम्परेचर होता है, क्योंकि माथे के नीचे का सेक्शन है तो इतना पोर्शन हमेशा गर्म रहेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग सेंटर है, कंट्रोलिंग सेंटर का टेम्परेचर हमेशा हाइयर रहे। और ये बॉडी का इसका टेम्परेचर हाइयर होने के कारण ही बॉडी को कंट्रोल वो कर सकता है। और बड़ी आंत का टेम्परेचर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे एक्टिविटी बहुत होती है, खाना हजम होने के बाद में मल बनता है, और वहां पे पूरा मल इकट्ठा होता है जो हाईली एसिडिक भी है, और वह बाहर निकलता है। पेशाब में जलन होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ी आंत के ऊपर ठंडी पट्टी रख दो, बुखार भी कम होगा, पेशाब भी खुलकर आएगी, पेट भी साफ होगा, और जलन भी कम। अभी इसमें जो गलत सोच है उसको मैं सही करना चाहूं। मैं गए टाइम बोलते समय एक बात का जिक्र किया, ठंडी के दिनों में बच्चों को अगर स्पॉन्जिंग करना है तो गुनगुने पानी से स्पॉन्जिंग करिएगा, इसका मैंने जिक्र किया। हालांकि कुछ लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि बुखार जो है वो ठंडे से उतरेगा, गुनगुने पानी से तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बस यही एक गलत सोच जो मैं सही करना चाहता। बड़ी आंत के ऊपर गुनगुने पानी की पट्टी रखी तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, माथे के ऊपर रखी तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा। यह सोच सरासर गलत है। इसका कारण है बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली आपके शरीर में है, और हीट कहां से निकलेगी? पेशाब टट्टी है तो ठीक है, मगर बॉडी की हीट जो निकलने का जो मार्ग है वह है चमड़ी, स्किन। स्किन में बारीक बारीक सुराग होते हैं जहां से पसीना निकलता है, एसिड्स, अल्कलीज, ऑयल, ये सब लेयर स्किन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो हमें क्या करना है, स्किन को, स्किन के जो बारीक पोर्स है उनको ओपन करना। और इसलिए स्पंजिंग में हम लोग कहते हैं कि रगड़ के स्पंजिंग करिए ताकि स्किन के पोर्स ओपन हो जाए और उसके अंदर से टॉक्सिन बाहर निकले। तो जैसे टॉक्सिन, अब ये जैसे बुखार एक टॉक्सिन का स्वरूप माना गया है जो स्किन के पोर्स के माध्यम से निकलेगा, एंटायर बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा। गुनगुने पानी की पट्टी ठंडी के दिनों में रखने को मैं कहता हूं, मगर कब? स्पंजिंग गुनगुने पानी से मैं कराता हूं। क्यों? कारण यही है, ठंडी का मौसम है, अब बच्चे ठंडक से डर जाते हैं और उनको फिर ठंडी पट्टी रखना सरासर गलत है, क्योंकि एक ही जगह से टेम्परेचर नहीं निकलता, एंटायर बॉडी से निकलता है। और इसलिए स्पंजिंग गुनगुने पानी से करने से कोई भी नुकसान नहीं है। हालांकि स्किन के पोर्स ओपन होते हैं, आउटलेट्स ओपन होने के कारण बॉडी का टेम्परेचर बाहर निकल जाता है, टॉक्सिन निकल जाते हैं,
और टेम्परेचर बॉडी का डाउन। कई बार मैं लोगों को एक सलाह देता हूं कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है, बड़ी आंच के ऊपर ठंडी के मौसम में गुनगुने पानी में टॉवेल डालिए, पानी निकाल दीजिए और टॉवेल को पेट के ऊपर रखिए। पेशेंट को अगर ठंडी लगती है तो कम्बल को ओढ़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे 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 हीट, क्योंकि गुनगुने पानी में टॉवेल भले ही हमने डाला, पानी को निकाल दिया, टेम्परेचर उसका कम है। बॉडी का टेम्परेचर 99, 100 या 100 के ऊपर होगा उबलते हुए पानी जैसे। ये टॉवेल टॉवेल तो ठंडा हुआ ना, तो बॉडी जो 100 डिग्री या 99 डिग्री टेम्परेचर है उसको खींच लेगा और बॉडी को ठंडक देगा। कोई भी एक जगह से बॉडी का टेम्परेचर नहीं निकल सकता। टॉवेल रखना यानी बॉडी के पूरी हीट खींचेगा, एकदम गलत धारणा। ऐसा नहीं होता। शरीर के जो मैंने 4 आउटलेट्स आपको बताए, उसमें से स्किन का जो आउटलेट है, एक एक्सपर्ट ने कहा कि स्किन के माध्यम से 1/3 टॉक्सिन बाहर फेंके जाते हैं और 2/3 बाकी 3 आउटलेट से फेंके जाते हैं। तो 1/3 ऑफ द इम्प्योरिटीज आर एलिमिनेटेड थ्रू स्किन, और बाकी जो है वो बाकी आउटलेट से जाते हैं। तो स्किन का इतना बड़ा महत्व, और इसलिए रगड़ के नहाना। मैं एक तुरई का उदाहरण आपको दिया था। तुरई के छिलके निकाल दो, बीजे निकाल दो, पानी में डालो और उससे नहाते समय पहले रगड़ लो। साबुन लगाने की जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप चाहते हो तो थोड़ा आधा नींबू निचोड़ दो। नींबू निचोड़ने से जो चिकनाहट स्किन की रहती है, कई लोग बोलते हैं कि मेरा चेहरा ऑयलिश हो जाता है, स्किन ऑयलिश हो जाती है, तो सॉल्यूशन तो घर में ही है, नींबू का रस। आधा नींबू निचोड़ दीजिए और रगड़ के नहाइएगा। ये चिकनाहट भी निकल जाएगी, स्किन के आउटलेट्स भी ओपन हो जाएंगे, टॉक्सिन भी बाहर निकल जाएगा। और स्किन के पोर्स ओपन होना बहुत आवश्यक है। और स्किन के पोर्स अगर हमेशा ओपन रखने की हम लोग कोशिश करेंगे, भाई घर में अगर कोई नाली है जो चोकअप हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उस आउटलेट को ओपन कर देते। वैसे ही शरीर के जो स्किन है, इसके आउटलेट्स को ओपन करिए, टॉक्सिन बाहर फेंके जाए। सो आप स्पंजिंग गुनगुने पानी से करते हो या ठंडे पानी से करते हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं। स्किन के पोर ओपन होना ये सबसे इंपॉर्टेंट। आउटलेट्स ओपन हो जाए, टॉक्सिन बाहर फेंके। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था और गलत धारणा में लोग इसको अपनाते थे, और इसीलिए यह मुद्दा लेकर मैं आज आया हूं और ये इस मुद्दे को मैंने आज स्पष्ट किया। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। विकार बुखार के संबंध में कई व्याख्याएं दी गई। शरीर में बुखार क्यों बढ़ता है, इसकी कई डॉक्टर्स ने अलग अलग व्याख्याएं की है। एक डॉक्टर ने लिखा है, फ्रिक्शन अगेंस्ट सर्कुलेशन। जो चीजों का जब घर्षण होता है ना, तो हीट बढ़ती है, तो उसको वो बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। तो फ्रिक्शन अगेंस्ट सर्कुलेशन, कोई भी चीज के अगर हम विरोध में जाते हैं तो फ्रिक्शन होता है, बहाव के विरोध में जाएंगे तो फ्रिक्शन होगा, हीट बढ़ेगी। ऐसे कई प्रकार के उसके बाद में टॉक्सिन का जमावड़ा वगैरह जो भी कुछ है। तो व्याख्या के हम पीछे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। कभी मौका लगे तो अलग अलग ऑथर की व्याख्या में एक लिस्ट आउट करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मगर हमको व्याख्या से मतलब नहीं, हमें वास्तविकता से मतलब है, और इसलिए हम लोग इस विषय को हैंडल करना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री स्टैंडर्ड होगा। ब्लड प्रेशर का भी अपना स्टेटस है, बीपी हमेशा 80/120 होना चाहिए। शुगर का भी अपना स्टैंडर्ड है, 70 to 110 और 110 to 140 पोस्ट मिल शुगर, ये अपने स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड आए कहां से?
ये ऊपर से टेस्ट रिपोर्ट भगवान ने नहीं भेजा है। भगवान ने ऊपर से टेस्ट रिपोर्ट कोई भेजा नहीं है। कारखाने से कार निकलती है, उसका टेस्ट रिपोर्ट साथ में होता है। बैटरी कितनी पावर की है, ब्रेक पावर कैसी है, सब लिखा हुआ रहता है। वैसे भगवान ने शरीर का कोई स्टैंडर्ड नहीं भेजा। दिस इज ऑलवेज ए एवरेज। 100 लोगों के रीडिंग्स लिए गए डिवाइडेड बाय 100, और वो एवरेज को स्टैंडर्ड माना गया। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये रेफरेंस पॉइंट है। इट इज ओनली ए रेफरेंस। 98.4 डिग्री टेम्परेचर इज ए रेफरेंस। इससे कम जिसका टेम्परेचर हुआ वो तो नापते भी नहीं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मैंने उदाहरण दिया। और 101 में मैं अपना काम भी करता था, नहाता भीतर सब एक्टिविटी करता था, उससे कोई मेरा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी आउटलेट्स मेरे हैं, आउटलेट से हीट निकलता था, मैं उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता। हालांकि आपके लिए वह प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं जानकार हूं तो मैं प्रयोग कर सकता हूं, और प्रयोग करने का जो रिजल्ट मुझे मिलता है मैं आपके सामने रखूं। बुखार के कुछ प्रकार हैं। हालांकि आज का जो बुखार के अलग अलग प्रकार का महत्व अभी आज के जमाने में खत्म हो चुका। खत्म क्यों हुआ है? कि खून जो है शरीर का, वो टॉक्सिन के कारण सदोष होता है, और उनके टेस्ट अवेलेबल है। अभी हमारे बचपन में ब्लड टेस्ट जो है, लेबोरेटरी हमारे शहर में ढूंढनी पड़ती थी, और कोई भी डॉक्टर लिख के नहीं देता। डॉक्टर आए, नाड़ी परीक्षा की, और कह दिया कि ये मलेरिया हुआ है। कोई टेस्ट नहीं। नाड़ी परीक्षा के माध्यम से, क्योंकि नाड़ी की गति में परिवर्तन होता है, अलग अलग बुखार का परिणाम नाड़ी के ऊपर अलग अलग प्रकार का होता है। आज नाड़ी परीक्षा करने वाले लोग नहीं के बराबर। तो नाड़ी शास्त्र एक अपना शास्त्र है। प्रैक्टिस के माध्यम से नाड़ी को नाप देखा जाता है, और निदान किया जाता है कि यह बुखार काय का है। और वो पुराना जमाना हुआ, मगर फिर भी शरीर की व्यवस्था पहले जमाने में जो थी, शरीर की घटना पहले जमाने में जो थी, उसमें और आज के इसमें कोई अंतर नहीं। वातावरण बदल गया है तो अनुभव बदल गया है, बाकी शरीर की घटना वही है। हम आज भी मुंह से खाते हैं, स्वाद स्वाद मुंह में रहता है, तो उस खाने की चीज का आनंद भी लूटते हैं, और शरीर के सभी फंक्शन वैसे ही चलते, कोई फर्क नहीं। बच्चे के भी फंक्शंस, बुजुर्गों के फंक्शंस वही है, कोई फर्क नहीं। मगर परिणाम जो वो अनुभव करते हैं, उसमें फर्क है। अब बुखार के मोटे मोटे बातों में मैं बुखार के जो प्रकार है, केवल आपको एक याद के तौर पे लक्षण के अनुरूप, आपको एकदम डर ना लगे इसके लिए, बुखार कौन से प्रकार के होते हैं ये मैं आपके सामने रखना चाहूँ। हालांकि जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसमें कोई दो राय नहीं। आज ब्लड टेस्ट करके हम निदान किया जाता, आप अपने जीवन में अनुभव स्वयं कर सकते। अभी जैसे एक सिंपल फीवर, सादा फीवर, सादा फीवर में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, 98.4 के ऊपर चला जाए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी की सलाह लेंगे, कहेगा आपको इन्फेक्शन हुआ, बुखार का इन्फेक्शन। अब इनके इन्फेक्शन वर्ड आ गया कि लोग डर जाते। डरने की कोई बात नहीं। अब बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है तो पहला काम कि हम क्या करें, एनिमा ले लें, गंदगी निकल जाएगी, रगड़ के नहा ले, टॉक्सिन ओपन जो है स्किन के माध्यम से निकलना शुरू हो जाएगी। फिर हमारे बाराक्षार में क्या करिए मैं बताऊंगा, मगर पहले मैं बुखार के अलग अलग कौन कौन से प्रकार है, उसके क्या लक्षण है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहिए। पहला बुखार हो गया सिंपल, सादा। सादा बुखार
अक्सर 3 दिन का रहता है। महिलाओं की मासिक 3 दिन, शरीर का बुखार 3 दिन, सर्दी खांसी 3 दिन, याद रखें। इससे ज्यादा कोई चीज बढ़ती है तो विकार का स्वरूप आ गया, कहने का बोला हम बीमार हो, शरीर की घटना जो है गड़बड़ हो रही। फिर उसका कारण भी आप अंदर ढूंढे, इसका कारण बाहर ना ढूंढे, अंदर ढूंढे। सो सिंपल फीवर 3 दिन, टेम्परेचर आएगा, आपने दवाई खाई क्या न खाई क्या, 3 दिन बुखार रहेगा, आपको सुस्त लगेगा, आराम करिए। और पहला काम एक ही करिए, खाना बंद कर दीजिए, नो फूड। हालांकि एक्सपर्ट लोग आपको हर चीज खाने को बोलते हैं, पर याद रखिएगा कि खाना खाने से नुकसान होने वाला है। शरीर जो विकार को बाहर फेंकता है, खाना खाने के बाद में विकार का बाहर फेंकना कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी में इमरजेंसी आ गई, खाना अंदर आया, उसको हजम करना है, तो हमारी जीवनी शक्ति, वाइटल पावर तुरंत डाइजेशन के पीछे पड़ेगी और विकारों को बाहर फेंकना जो है रुक जाएगा या कम हो जाएगा। और इसलिए खाना बंद से क्या खाएं। जिंदगी में हमेशा बीमार आदमी के संबंध में भी घर के लोग, डॉक्टर से यही पूछते कि मैं क्या खिलाऊं। हालांकि ये चीज हम लोग भूल जाते हैं कि खा खा के तो बीमारी आई, मालूम ही नहीं, अज्ञान। और इसलिए मेरी एक सलाह, कुछ नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल आंखें बंद करके आप कर सकते हो। खाना बंद कर दीजिए, फिर क्या खाएं। अब पहले जमाने में हमको याद आता है, हम खिचड़ी खाते थे, मूंग की खिचड़ी, कभी कभी साबूदाने की खीर हमको माता जी हमको पिला देती। ये उस समय का बुखार में खाने का आइटम था। अब ये भी गलत है। गलत इसलिए है कि खिचड़ी में स्टार्च है, साबूदाना में स्टार्च है, और सिस्टम के अंदर जब स्टार्च जाएगा तो सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाएगा, आउटलेट चोकअप हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, किसी को अगर लूज मोशन लगी तो साबूदाने की खीर पी लीजिए, वो चिकनाहट है उसमें, तो उसको आउटलेट को चोकअप कर देता है और लूज मोशन कम हो जाता है। वैसे कई बार मैं बोलता हूँ केले खा लो 2 दिन। केले क्यों खाओ, तो केले पेट में जाने के बाद फूल जाते हैं, फूलने के बाद में आउटलेट्स को चोकअप कर देते, तो लूज मोशन कम हो जाए। आप जर्नी में क्या करोगे, साबूदाने की खीर भी कोई नहीं देगा, दवाई भी कोई देने वाला नहीं, केले खा लो। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी बुखार है उसमें खाना नहीं चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, मीठे फल और रिच फूड नहीं। अभी कुछ लोग जैसे कहेंगे कि भाई आपको अंजीर खाओ, मनुक्का खाओ, किशमिश, ये थोड़ा रिच फूड में आता, बादाम हो गया, खारीक हो गए, तो थोड़ा रिच फूड में। हल्की चीजें कौन सी है, अब इसमें ही किशमिश से हल्का है, अंजीर थोड़ा हेवी पड़ेगा। सो किशमिश एसिडिटी कम करता है, तो किशमिश आप ले सकते हो, क्योंकि मुंह का स्वाद जाता है। बुखार के में मुंह का स्वाद जाने का मतलब अंदर में टॉक्सिन पड़े हैं, बॉडी बाहर, बॉडी एंगेज है टॉक्सिन फेंकने में, तो मुंह बंद कर दो। मुंह का स्वाद बिगड़ने का मतलब मुंह को ताला लग गया, खाना खाना बंद। मगर इंसान मानता ही नहीं है। अगर मुंह का स्वाद बिगड़ जाए तो स्वादिष्ट चीजें खाओ। आपने देखा होगा कि कई लोगों को अचार खाने की बहुत इच्छा होती है बुखार। मराठी में हम लोग कहते हैं माझ्या तोंडाची चव गेली, मला लोणचं द्या। लोणचं मीन्स अचार, कई लोग बोलते हैं। और हालांकि घर की माताएं थोड़ा सा अचार दे भी देती, कोई बुरी बात नहीं, थोड़ा सा भाई ठीक है चाट ले, उसको अच्छा लगता है। नमक वाली चीजें बड़ी अच्छी लगती है। मुंह का स्वाद जाने का मतलब सही है कि ताला बंद कर दो, अंदर में मशीनरी टॉक्सिन फेंकने में एंगेज है, अभी खाना हजम करने को टाइम नहीं है, इसलिए खाना डालना बंद कर दो, ये ताला लगा दो, ये उसका मतलब। तो भी क्या किए, आजकल हम लोग सब्जियों का सूप देने का एक कोशिश करते हैं, सब्जियों का सूप। हालांकि इस पे मैं रामकृष्ण दादा से कल ही बात की थी। कुछ रेसिपीज के आइटम्स हमारे पास ऐसे हैं कि जो बीमारी में भी पेशेंट को दिए जा सकते हैं। हालांकि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के हम लोग दे सकते हैं।
अब जैसे बुखार है, डाइजेशन पुअर हो चुका है, तो इसमें लिक्विड सबसे बढ़िया, सब्जियों का सूप, फलों का रस, ये सबसे बढ़िया। अगर आपको किशमिश देने हैं तो रात में भिगो के रखिए पानी में, थोड़ा ज्यादा पानी में, और उसको मिक्सी में डाल के उसकी बढ़िया लुगदी बना लीजिए, यानी मतलब पतला बना दीजिए, और पिला, चम्मच से पिला दीजिए। अब बड़े हैं तो पी लेंगे, छोटे हैं तो चम्मच से पिलाना पड़ेगा, इससे एसिडिटी भी कम होती है। तो सबसे बढ़िया जो चीज है वो द्रव द्रव है। सब्जियों का सूप, सब्जियों का, कच्चे सब्जियों का रस, फलों का रस। हालांकि कच्ची चीजों का रस बुखार में कहां तक लेना है, ये किसी एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी लेना है, वो इसलिए कच्ची चीजें जब पेट में जाती है तो विकारों को जम के बाहर फेंक, शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है, शरीर को हेल्दी बनाती है, ताकि विकार बाहर फेंके जाए। और इसलिए किसी का ओपिनियन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका, सब्जियों का गुनगुना सूप पेशेंट को पिला दीजिए, डाइजेशन बहुत इजीली हो जाए। अगर सर्दी खांसी नहीं है और संतरे का मौसम है तो मीठे का संतरों का जूस पिला दीजिए, और गर्मी का मौसम है तो तरबूज का जूस निकाल के वह पिला दीजिए। अंगूर का भी जूस बहुत बढ़िया बनता है, आप अंगूर लाइए, मिक्सी में डालिए, पानी डाल के जूस छान लीजिए, बहुत सुंदर जूस बन, पिला दीजिए, क्या दिक्कत है। अनार का जूस पिलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आम में यह गुण नहीं है, इतना याद रखिएगा, आम में प्रोटीन युक्त चीजें हैं, आम शरीर का पोषण करता है, रिच फूड, रिच फ्रूट इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो बुखार में आम देने का रिवाज नहीं है, क्योंकि हमें बुखार में वही चीजें प्राशन करनी चाहिए जो शरीर के सफाई को मदद करेगी। अब हालांकि एक थोड़ा फील्ड अलग हो जाता है, इसके ऊपर भी मैंने काफी रिसर्च किया हुआ है, एक अलग ओपिनियन बन जाता है। हालांकि वो चीजें हम लोग जब हम लोग किताब में लिखेंगे उसमें जिक्र करेंगे कि शरीर के सफाई करने वाले कौन से पदार्थ सबसे अच्छे हैं, लिस्ट बना दे, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब, गुनगुना सूप और मीठे फलों का रस ये बुखार में लेना आवश्यक है, जिससे अंदरूनी सफाई होती है, बुखार ज्यादा बढ़ता भी नहीं है, और 3 दिन का बुखार सिंपल फीवर से बिना दवाई के आप मुक्त हो जाते। केवल इसमें नेचर क्यूर के माध्यम से एनिमा लेना, रगड़ के नहाना, ये बातें आवश्यक, ठीक है। अभी अगला फीवर ले, मलेरिया। हालांकि ये कहा जाता है कि मच्छर के माध्यम से मलेरिया आता है। हम कभी कभी समाज में दूसरे को बोल देते हैं, अरे कैसे मच्छर दिखता है रे, इतना दुबला हो गया। अब दिखने वाला मच्छर आपका क्या टेढ़ा कर सकता है, मेरे को आश्चर्य। उसको तो मच्छर आपने कह दिया क्योंकि दुबला पतला है, बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, मगर एक छोटा सा मच्छर आपको मलेरिया से पीड़ित करता है। हालांकि विषय अलग है थोड़ा, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा, अगर हेल्दी बॉडी है तो मच्छर काटा भी तो भी उसका असर बॉडी पे नहीं होना चाहिए, इतनी मेरी बॉडी स्ट्रांग बने। खैर, हमको स्ट्रांग बनाने हेतु ही हमारा प्रयास है। अब मलेरिया फीवर आता है तो मलेरिया फीवर के लक्षण क्या है। मलेरिया फीवर में हमेशा बुखार एक दिन आड़ आता है। सोमवार को बुखार आया तो मंगलवार को नहीं आएगा, बुधवार को आएगा, बुधवार को आया तो गुरुवार को नहीं आएगा, शुक्रवार। सो मलेरिया फीवर इज ऑलवेज ऑल्टरनेट डे आता है। और बुखार विशिष्ट समय पे आता है, सडनली बढ़ जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। ये मलेरिया फीवर के लक्षण। एक कॉमन आदमी ने याद रखें कि मलेरिया में अक्सर एक क्विनाइन नाम की पहले दवा चलती है, हालांकि गवर्नमेंट ने बैन किया है, मगर क्विनाइन के माइक्रोफाइन प्रोडक्ट्स आज मार्केट में। और मलेरिया की कुछ नहीं, मैंने देखा है कि मलेरिया की एक गोली
या ज्यादा से ज्यादा 2 गोलियां, इससे मलेरिया नष्ट। हालांकि इस संबंध में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपकी अनावश्यक हिम्मत को जुटाना और अनावश्यक प्रयोग करना मैं उचित नहीं मानता हूं, और इसलिए मलेरिया में केवल आपको लक्षण बताऊंगा और आवश्यक जो भी एड्स अवेलेबल है उसका आप फायदा उठा, बस इतना ही। अब मलेरिया में एक दिन आड़ बुखार आना, जी मचलाना, सीवियर हेडेक, उल्टी होना, चक्कर आना, ये लक्षण। कई बार ऐसा होता है कि चक्कर इतने जम के आते हैं मलेरिया में कि व्यक्ति जो है एक दो क्षण के लिए जैसे बेहोश हो गया, ऐसी अवस्था। इसमें कोई डरने की बात नहीं। अब मलेरिया फीवर में ट्रीटमेंट हम क्या करें? 12 में हमने नेट्रम सल्फ का मैंने जिक्र किया। नेट्रम सल्फ, नेट्रम सल्फ मलेरिया के लिए खास उपयोगी सिद्ध हो। सो नेट्रम सल्फ और बुखार में मैंने 3 दवाइयां बताई जो सिंपल फीवर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एपीकेएम सीपी, फेरमफास, कालीमूर, कलकिरिया। सो सिंपल फीवर है, सो एपीकेएम सीपी कहने का मतलब फेरमफास, कालीमूर, कलकिरिया यह आपको देना है। अगर मलेरियल फीवर है तो पहले नेट्रम सल्फ और बाद में एपीकेएम सीपी की खुराक आप दे दीजिएगा। दिन में 2 बार या 3 बार खुराक दीजिए, बुखार छूटे। उसके बाद में मलेरियल फीवर में तुलसी का भी खास असर है। तुलसी का जूस निकाल के भी अगर आपने लिया तो भी मलेरियल फीवर दूर जाने में मदद हो। यह कहा जाता है कि जिसके दरवाजे में तुलसी का पौधा हो, मच्छर अंदर नहीं आ सकते। कहने का मतलब यह है कि आपको मलेरिया होने से आप बच जाएंगे। हालांकि एक बात सच्ची तभी है अगर घर के रहने वाले की बॉडी एंटायर शुद्ध और हेल्दी है तभी। अगर बॉडी में बीमारियां हैं तो 50 पौधे भी लगाने से कोई फर्क नहीं होगा। पहले बॉडी को अच्छा करिए, घर को साफ सुथरा करिए, तभी जाके छोटी छोटी चीजों के लाभ आपको मिल पाए। तो इस पे नेट्रम सल्फ, एपीकेएम सीपी। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाते हैं तो क्विनाइन एक लाजवाब सिद्ध हुआ है, तो उसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं। 1 या 2 गोली लेनी पड़ती है, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। और तीसरी बात, मलेरिया हो ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे घर के बच्चे और हम मियाँ बीवी सभी को मलेरिया हो गया। मैं रेलवे डिस्पेंसरी में गया। रेलवे डिस्पेंसरी में एक कंपाउंडर था, उससे मैंने कैजुअल बात की, क्योंकि ऑल्टरनेटिव बुखार आता, एक दिन मुझे मिल जाता था काम करने को। तो मैंने कहा यार घर में सभी को मलेरियल फीवर आ गया है, ठंडी भी लगती है और ठंडी का खास लक्षण है उसमें, तो बोले क्विनाइन की गोली खाइए कम से कम, और रिपीट अगर होता है तो 1-2 महीने गोली खानी पड़ेगी। हालांकि गवर्नमेंट ने क्विनाइन को बैन किया है क्योंकि उस पे कानों पे और रोशनी पे उसका साइड इफेक्ट। आजकल माइक्रो फंड आई है तो डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। तो हमारे गुरु थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि अरे आपल्या होम्योपैथिक मध्ये एक छान औषध है मलेरियाचं, जिसका नाम है चाइना, CHINA, चाइना, या इसको दूसरे लफ्ज में सिंकोना बार ऐसा भी कहा जाए। तो चाइना वर्ड आपने याद रखा 30 पावर में। तो बोले वो 30 पावर में ले आई छोटी बोतल में और मटके में डाल दे। बच्चे पानी पिएंगे, तुम पानी पियोगे, दिन भर पानी पीते रहोगे, मलेरिया खत्म हो जाएगा, दोबारा जिंदगी में होगा नहीं। और वही हुआ कि मेरे घर में 2 बार मलेरिया आया और इस घटना को 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, दोबारा मेरे यहाँ घर में मलेरिया नहीं। हालांकि वो चाइना का असर है या मेरे बॉडी जो शुद्ध हो गई या मैं उसकी जो केयर करता हूँ उसका असर है, मुझे नहीं मालूम। मगर ये पक्का है, बॉडी अगर हेल्दी है तो बाहरी कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं हो सकता। तो ये मलेरिया फीवर। उसके बाद में फ्लू। फ्लू बुखार जो है वो 7 दिन का होता है। उसमें बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और 7 दिन करीबन बुखार रहता है। हालांकि फ्लू में हमारे यहाँ एपीकेएम सीपी का तो देने का रिवाज है ही, वो तो हम कोई भी बुखार में देते हैं। साथ ही साथ होम्योपैथिक फील्ड में एक जेल्सिमियम नाम की दवा, जेल्सिमियम 30 पावर, ये फ्लू में खास लाजवाब सिद्ध हुई।
क्योंकि फ्लू के लक्षण क्या है? बुखार धीरे धीरे बढ़ना, एक लेवल तक जाके रुक जाना, भूख न लगना और बॉडी पेन्स। फ्लू में जॉइंट्स पेन और मस्कुलर पेन बहुत होते जम के, और धीरे धीरे बुखार छूटता है। पहले बढ़ता जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और धीरे धीरे कम हो जाएगा। 7 दिन में, आप दवाई खाएं या ना खाएं, 7 दिन में बुखार छूट जाए। इसमें सर्दी खांसी कम रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी, मगर माथे में दर्द बहुत हो गया फ्लू। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइफाइड। टाइफाइड जो है, इसके लिए थोड़ा केयरफुल आपको रहना। टाइफाइड 14 दिन, 21 दिन और 40 दिन का टाइफाइड होता है। मैंने मेरे संबंध में एक बार बात की थी कि मुझे 40 दिन का टाइफाइड हुआ था, और मेरे जो दादाजी थे, बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति थे, सदाशिव गडकरी ने, नितिन गडकरी के अंकल, वो मेरे दादाजी थे। उन्होंने देवी के मंदिर में एक आवाहन किया था कि मेरा पोता जल्दी से जल्दी तंदुरुस्त कर, वो तंदुरुस्त होने के बाद मैं तेरे मंदिर में न चप्पल पहनूंगा, न पैरों से चलते आऊंगा, और लोटांगन मराठी में बोलते हैं, सड़क के ऊपर लेटते हुए मैं तेरे मंदिर में दर्शन को आऊंगा। ये मेरे अपने जीवन की सच्चाई है। हालांकि हमारे पिताजी बाद में आए, उन्होंने किसी डॉक्टर को लाया, ट्रीटमेंट कराई, मैं अच्छा हो गया। मगर 40 दिन का टाइफाइड मुझे हुआ था, और मेरे दादाजी ने बहुत प्रयास किया। हालांकि मेरा पहला ही सेंटेंस है, गॉड इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। पहले जमाने में डॉक्टर सब दवाइयां कम होती थी, भगवान का सहारा लेने का रिवाज ज्यादा था, मन्नत मांगी जाती थी। हालांकि आज भी मन्नत मांगी जाती है कि भगवान मुझे मिनिस्टर बना दे, भगवान मेरे बच्चे को मेडिकल में एडमिशन दिला दे, मैं 1.25 किलो के पेड़े बांटूंगा। भगवान के पास पेड़े का बहुत ही कमी है, तो मेरे 1.25 किलो पेड़े से भगवान बड़ा संतुष्ट होने वाला। भगवान को कोई भी व्यापार की जरूरत नहीं है। भगवान को कोई चीज मांग, हम लोग मांगते हैं, भगवान देने को तैयार है। मैंने एक मंदिर का उदाहरण दिया था कि भगवान हमेशा तथास्तु बोलने के लिए बैठा हुआ है। मंदिर में दर्शन करने जाने वाला व्यक्ति, एक कहता है मुझे अच्छा पॉकेट मिल जाए जिसमें पैसे हो, एक कहता है मुझे बढ़िया चप्पल या जूता मिल जाए ताकि मेरे बच्चों को या मैं घर वालों को पहना हूं। और भगवान हमेशा कहता है तथास्तु। सूरज के रोशनी में अच्छे और बुरे सभी काम होते हैं। सूरज अपने सही समय पे उगता है और सही समय पे उसका अस्त होता है। उससे निसर्ग से कोई लेना देना नहीं है कि लोग क्या करते हैं। वो बैठा हुआ है अपने दिए हुए टाइम टेबल के अनुसार जीने के लिए। तो नेचर में मांगने वाला हम इंसान है, और देने वाला भगवान है। तो मेरा ये कहना है, उससे कोई व्यापारी समझौता करने के जगह पे आंखें बंद करके उससे मांग लो, और भूल जाओ कि मैंने मांगा था। ध्यान लगा दो, भगवान जो है बराबर चक्कर चलाएगा और आपका काम कर देगा। तो मेरा 40 दिन का बुखार हमारे दादाजी के प्रयास से मैं मुक्त हुआ। हालांकि पिताजी ने भी प्रयास किए, मगर हमारे दादाजी का प्रयास शिरोधार्य है। कष्ट से जो भी चीज प्राप्त होती है उसकी कीमत होती है। आसानी से जो चीज प्राप्त होती है उसकी कीमत नहीं, उसमें व्यय होता है, वेस्टेज होता है। तो मैंने आपको टाइफाइड के संबंध में बात की। अब टाइफाइड के मैंने कहा
14 दिन, 21 दिन और 40 दिन का बुखार होता है। टेम्परेचर विशिष्ट समय, मान के चलिए 3 बजे टेम्परेचर चढ़ेगा तो 4 बजे उतर जाएगा, और टेम्परेचर बड़ा जम के चढ़, वो 102 के ऊपर ही जाता है। इसलिए टाइफाइड के संबंध में अगर हम अपने बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, क्योंकि टाइफाइड एक क्रॉनिक डिसीज हुआ। हमने सिंपल फीवर को दबाया, हमने मलेरियल फीवर को दबाया, हमने फ्लू को दबाया, ये इतनी बॉडी की हीट जाएगी कहां से? वो क्रॉनिक स्वरूप लेती हैं, जिसको हम लोग टाइफाइड। तो टाइफाइड में भी हालांकि एपीकेएम सीपी और बॉडी पेन्स अगर हो तो मैकफास, ये सॉल्ट आवश्यक है। साथ ही साथ मैंने गए टाइम एक आपको जिक्र किया था कि लू लगना ये गर्मी के मौसम में संभावना है, और इसीलिए होम्योपैथी में एक ब्रायोनिया नाम की दवा थी, BRYONIA, ब्रायोनिया 30 पावर। इसको अगर हम अपने पास में रखते हैं, जैसे प्याज को रखते हैं, उसी पर कैरी का पन्ना पीते हैं, बदन को रगड़ के नहलाते हैं, तो उसी प्रकार से ये ब्रायोनिया की एक बोतल जेब में अगर कायम रखे, जब भी लू लगे तुरंत एक खुराक खा लो, बॉडी से टेम्परेचर कम। टाइफाइड में यही ब्रायोनिया काम की चीज। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एक महिला पेशेंट मेरे पास आई, उसने जिक्र किया कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे। मैंने पूछा बाल झड़ने की वजह, उसके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा इससे पहले कुछ तुम बीमार हुई थी क्या? बोले हाँ, 4 महीने पहले मैं टाइफाइड से बीमार थी, और मैं करीबन 14-15 दिन बीमार थी। तो मैंने कहा बाल उसी के बाद झड़ने लगे? बोले हाँ बिल्कुल सही। दवाई मेरे पास तो थी ही, मैंने उठाई, ब्रायोनिया दे दिया। ब्रायोनिया हालांकि बुखार की भी दवा है, और बाकी उस पर जो साइड इफेक्ट होते हैं टाइफाइड के, आफ्टर टाइफाइड जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी निकालने की ताकत उसमें। हालांकि बालों को झड़ना बंद करने की ताकत नहीं है उसमें, बॉडी की हीट को बाहर फेंकने की ताकत है। और वो महिला को दवा दी, 15 दिन के बाद बुलाया, 15 दिन के बाद वो महिला आई, मुझे बाल झड़ना बंद डालो, बाल झड़ना बंद हो गया। कारण बाल झड़ना, इसका कारण टाइफाइड। हमको हमेशा कारण को ढूंढना है, निवारण तो सॉल्यूशन काफी जगह में। अब ये मोटे मोटे मैंने बुखारों के बारे में आपको जिक्र। दूसरी बात, बुखार आने के कई वजह। मान के चलिए एक आधा किसी छोटा बच्चा है, फोड़ा आ गया, थोड़ा लाल है, लाल जब रहेगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बुखार आ जाएगा। जब वो फोड़ा पक जाएगा, बुखार कम हो जाएगा। अब जब फूट जाएगा तो बुखार छूट जाएगा। कहने का मतलब बॉडी के अंदर कहीं भी कहीं इंफेक्शन हो जाए तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो टॉक्सिन्स को खत्म कर देगा। तुम मुझे टेम्परेचर दो, मैं आपको स्वास्थ्य दूंगा। तो कहने का मतलब, अब जैसे चलते चलते कहीं अंगूठे को लग गया, जख्म हो गई, उसका असर हो गया जांग में, कोई गठान आ गई, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के कारण अक्सर ये कहा जाता भाई इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, एक वर्ड आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में ये वर्ड को इस्तेमाल किया जाता, मगर बुखार कैसे छूटेगा, इन्फेक्शन कैसे जाएगा? जो अंगूठे का लगा हुआ है, हो सकता है उसमें खून निकला हो, जख्म हुई हो, वो जख्म बैठ जाएगी। अगर फोड़ा हुआ है तो फोड़ा पकेगा, फूट जाएगा, और जैसे वो फूट जाएगा, ये जांग के अंदर की गठान भी छूट जाएगी और बुखार भी छूट जाएगा। छोटे बच्चों को अगर डर भी लगा तो बुखार आता है। बुखार आना अच्छी चीज है, बुखार आना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बुखार आने से टॉक्सिन को जलाने में आसानी होती है।
बुरी बात नहीं है, मगर बुरी बात एक ही है कि टेम्परेचर हमेशा 101 के अंदर होना चाहिए। अगर ऊपर चला जाए तो बुरा है, अंदर रह जाए तो कोई बुरा। रगड़ के नलाना, एनिमा को लेना, खाना बंद करके बढ़िया सब्जियों का सूप लेना है, फलों का रस लेना, ये अगर हम बातें 3 दिन करते हैं तो चाहे पोड़ा हो, चाहे गठान हो, चाहे जो हो, 3 दिन में बुखार छूट जाए। अगर ये आदत हमारे जीवन में हम उतारते हैं तो हमेशा हमारे बॉडी का टेम्परेचर 3 दिन ही मेंटेन होगा, 3 दिन से ऊपर नहीं जाएगा। कई बार तो एक दिन भी बुखार आता है और छूट जाता है। यह हेल्दी बॉडी का लक्षण है। अभी अब इसका हम टोटल एवरेज निकाल, चाहे बुखार कुछ भी हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फिर क्या करें? बुखार लगा, एपी, केएमसीपी, पेरमपास, कालीमूर, कलकेरिया पास, भले 5-5 मिनट के बाद लीजिए या मिक्स करके ले लीजिए, भूल जाइए। बुखार लग रहा है, थोड़ा आराम करने की इच्छा हो रही है, थोड़ा लेट जाइए, बड़ी आंच के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रख दीजिए। माथे पे अगर सर्दी खांसी नहीं है तो माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखिए, 15 मिनट लेट जाइए, बुखार निकल जाए। एनिमा, नहाना, ये 2 बातें पहले ही मैंने बताई। 3 दिन का बुखार और 3 दिन में छूट जाएगा, यही बॉडी हेल्दी का लक्षण है, इतना आपको याद रखना। उससे ज्यादा अगर बुखार आता है, जैसे मैंने आपको कहा 30 साल से ऊपर हो गया, मेरे घर में दोबारा मलेरिया नहीं आया, क्योंकि बॉडी को हेल्दी रखने की जो मेरी पद्धति है वो ईमानदारी से मैं फॉलो करता हूं, लोगों को भी बता। मगर आपके लिए, पहली क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को एकदम चौथी क्लास का गणित देना उचित नहीं हो। इसीलिए हमको स्टेप बाय स्टेप, मैं बैठा हूं यहाँ पे, हर चीज का मैं मार्गदर्शन आपको देता हूं। केवल आप तीव्र इच्छा होनी चाहिए अपने जीवन में उतारने की, अपने परिवार के जीवन में उतारने की, और सिंसियरली फॉलो कर। इसमें कभी कभी हम लोग क्या करते हैं मालूम है? भगवान का भी सहारा लेते। जैसे ध्यान करना उचित है, हमारे घर में भगवान का एक डिब्बा रखा हुआ। मैंने जैसे कहा है, रामचरित मानस के साधना के 3 सूत्र है, तप, सेवा, सुमिरन। जो बीच वाला है सेवा, सेवा में मैंने कहा था आय से दशांश, खाने से चतुर्थांश, और 24 घंटे में 1 घंटा निःशुल्क सेवा। तो भगवान का डिब्बा हमारे यहाँ रखा हुआ है। अगर किसी को बुखार आता है, कई बार मुझे फोन आते हैं मेरे पोतों से, क्योंकि मैं तो अकेला रहता हूँ, दोनों ही रहते हैं हम लोग। तो पोतों का, कभी कभी बच्चों का फोन आता है कि पोते को बुखार आ गया है, तो हम पहला काम क्या करते हैं? भगवान का सहारा लेते हैं, भगवान के डिब्बे में 51 या 101 रुपए डाल देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, भगवान मेरे पोते की तरफ ख्याल है। वो विश्व का मालिक है, उसको हर एक की चिंता। उसको ये मालूम नहीं कि गाड़गे अकोला में रहते हैं, उसे कोई मतलब नहीं आता है। उसका कोई एक जीव अकोला में है जिसको सहारे की जरूरत है, वो बराबर ख्याल। तो उसमें हमने डब्बे डाल देते हैं, भगवान को कुछ मार्ग, बेटे को मार्ग बता देते हैं, और ध्यान लगा के बैठ जाता हूँ, भगवान के माथे में प्रश्न डाल देता हूँ, और मैं साइलेंट हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि आज हमने बुखार के संबंध में और थोड़ी मोटी मोटी इलाज, उसके संबंध में मैंने जिक्र किया। हालांकि इंडिविजुअली अगर किसी को स्पेशल कुछ जानकारी हो, चाहिए हो, तो आप मुझे फोन करके बात कर सकते हैं। हालांकि अगली बार का सब्जेक्ट जो रहेगा वो मैं खासकर 4 आउटलेट्स को एक्टिव और हेल्दी हम कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस, ताकि ना 3 दिन का बुखार आए ना 40 दिन का। हमें जरूरत ना पड़े कि टेम्परेचर मुझे दो ताकि मैं टॉक्सिन को जला दूं, इसकी आवश्यकता ना पड़े। ऐसे शरीर को हम शुद्ध, एक्टिव और तंदुरुस्त बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे, और इसके लिए
मैं अगली बार मार्गदर्शन दूंगा। सब्जेक्ट को हम पहले डिक्लेयर। इतना कहते हुए मैं अपने लफ्ज को विराम देता हूँ। हरिओम, हरिओम, हरिओम।